मध्यस्थ दर्शन प्रणेता श्रद्धेय अग्रहार नागराज बाबाजी को नमन। इस 10 वर्षीय ऑनलाइन पठन कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कल के सत्र का सार रखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं संदीप भैया को। नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते। 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 हाँ, तो एक तो थोड़ा ये था भैया, मैं पिछले सप्ताह में पूरे सप्ताह जुड़ नहीं पाया था, है ना। बाकी जो भी चर्चा, सरलता, सहजता, गौरव, इन पे जो चर्चाएं आपके सानिध्य से जो लाभ मिला और जो मेरे को थोड़ा बहुत समझ आया, उसको रखता हूँ भैया। तो जब भी हम सामने वाले व्यक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं, और ये श्रेष्ठ मानने का कार्यक्रम मेरे को जो दिखता है वो इस अर्थ में दिखता है कि हर मानव की कुछ पीड़ाएं हैं। उन पीड़ाओं का संबंध जिस व्यक्ति के पास में दिखता है, उस व्यक्ति को हम श्रेष्ठ के रूप में स्वीकारते हैं, है ना। तो उनके प्रति फिर कृतज्ञता का भाव भी आता है, और हम सरलता के साथ में, सहजता के साथ में बता पाते हैं। अभी तो मानव के पास में पीड़ाएं तो बहुत हैं, लेकिन पीड़ाओं को समन करने वाला और पीड़ाओं को सही से सुनने वाला मानव बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, है ना। इसी क्रम में बाबा जी जैसे महामानव, है ना, और आप उनसे सीधा सानिध्य प्राप्त करने वाले आप जैसे सभी जो महामानव हैं, उनसे जब हम मिलते हैं और हमारी पीड़ाओं का जो हमें समन दिखता है ना, तो सारी चर्चा, सारा संवाद का जो मेरे को जो मूल दिखता है कि हमारी जितनी पीड़ाएं हैं उनका समन हो जाए, और हम ऐसी स्थली पे पहुंचे जहां से हम अपनी पीड़ाओं का न केवल समन कर पाए, बाकी जीने में उसकी निरंतरता आ जाए ना। खाली पीड़ाओं का समन ही कार्यक्रम नहीं है ना। जो मानव सहज, जो सुख शांति संतोष आनंद समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व जो अभी शब्द हमें मिल गए हैं, है ना, अर्थों को प्राप्त करने के प्रयास और प्रयत्न में हम सब आपके सानिध्य में जुड़े हुए हैं, और काफी राहत उन चीजों को लेकर दिखती है। और जिस तरह की समस्याएं परिवार, समाज, है ना, और देश दुनिया में हमें दिखती हैं, ऐसा लगता है कि, है ना, ये रास्ता तो ठीक है ना, और इस रास्ते पर चलकर उनकी जो पीड़ाएं हैं उनका शमन होगा। लेकिन कई बार, मतलब मैं अपने अंदर ही देखता हूँ कि कई बार मैं आतुरता का तुरता दिखती है ना, और समन जैसे पीड़ाओं से मुक्ति का जो प्रयास और प्रयत्न, और इस कंटेंट को सुनने के बाद में और जितना अभी तक थोड़ा बहुत मैं समझ पाया हूँ, उसमें इतना दिखता है भैया, है ना, कि जो हमारा ही जो प्रयास और प्रयत्न है उसमें कमी है। और दूसरी बात जो आपने कही कि एक एक क्षण ऐसा लगता है कि बहुत कीमती है, उपयोगी है ना, उसको सदुपयोग, है ना, और मतलब प्रयोजन के अर्थ में लगाया जाए तो उतना जल्दी ही ना केवल मेरी पीड़ाओं का बल्कि मानव जाति की पीड़ाओं का शमन होगा, ऐसा दिखता है भैया। इसके अंदर जो भी त्रुटि नजर आती है उसको आप सुधारें, और सभी मिलकर उसमें जो मेरा उचित मार्गदर्शन कर सकते हैं उसके लिए मैं तैयार हूँ। नमस्ते। बढ़िया भैया, खूब अच्छा। तो भैया, अपना जो अभी ये जो चर्चा हो रही है, और मैं भी थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि मूल्यों की चर्चा बहुप्रतीक्षित रहती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चेतना विकास मूल्य शिक्षा, ऐसा हम इन मूल्यों को, परिचय को समझने का प्रयास करते हैं। तो जितने अभी तक के
अपनी चर्चा हुई है, एक बार सभी चर्चाओं को सुनकर हम एक कंटेंट को तैयार करने का प्रयास करेंगे कि कैसा ये कंटेंट हम लोगों को समझ में आता है, कितने आयाम हैं मूल्यों को समझने के लिए। ये स्वाभाविक है कि व्यवहार में, परस्परता में, जिसे हम दूसरा कहते, सामने वाला कहते हैं, तो ये व्यवहारिक मुद्दा तो है, पर ये जो हम स्वयं और दूसरा, इस परस्परता का एक बड़ा कैनवास यदि हमारे लिए खुलता है, उस स्थिति में मुझे लगता है हम मूल्यों के निकट या मूल्यों की अनुभूति की ओर अग्रसर होंगे। और कोई प्रस्तुति पिछले सप्ताह की? जी भैया। हाँ, नमस्ते भैया। नमस्कार दीदी, कहिए। जी, मेरा नाम आशा है और प्रस्तुति देना चाहती हूँ। बाबा जी के प्रति कृतज्ञता, योगेश भाई जी को नमन और मेरे सभी बहन भाइयों को हार्दिक नमस्कार। पिछले सप्ताह चर्चा हुई थी, तो फ्राइडे को जो चर्चा हुई थी उसका प्रारंभ पद्धति और प्रणाली से हुआ था। प्रणाली की परिभाषा बताई गई थी, कड़ी से कड़ी लक्ष्य संपन्न होने तक निश्चित प्रक्रिया की सघन अभिव्यक्ति। विषय वस्तु सहित पठन पाठन पद्धति ही प्रणाली है और पद्धति की परिभाषा अभिभावक और शिक्षक के दायित्व और कर्तव्य स्पष्ट हो, इनका अंतर संबंध स्पष्ट हो, अर्थात पाठ्यक्रम को कड़ी से कड़ी विद्यार्थी तक पहुंचाने के लिए जो नीति है वो पद्धति है। और शायद किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर दें। थैंक यू। ऐसा भी कह सकते हैं कि कंटेंट प्रणाली है, फंक्शनल पद्धति है, यानी कि कंटेंट को डिलीवर करने का तरीका पद्धति है। अभी भी वॉइस है, प्लीज माइक चेक कर लें। सभी से निवेदन है कि माइक चेक कर लें। योगेश भैया जी ने मूल्यों पर ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा था कि जब हम मूल्यों की जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, इन प्रत्येक मूल्य में यदि हम 3 बिंदु देखेंगे तो हमें यह समझ पाएंगे कि अभी प्रचलित परंपरा में भाषा रूप में और व्यवहार रूप में कुछ साम्यताएं जरूर आएंगी, परंतु जो लक्ष्य और दिशा इंगित हो रही है वह वास्तविकता से भिन्न है। इस सूक्ष्मता का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम जैसे सहजता और सरलता मूल्यों पर चर्चा कर रहे हैं, परंपरा की दृष्टि से देखें तो यह सरलता कैसे होगी? ज्ञान पाने के लिए, सच्चाई समझने के लिए, वास्तविकता को समझने के लिए जो प्रयास हुए हैं, उन प्रयासों की कड़ियां इतिहास के रूप में यदि हमें पता चलती हैं, तो इन रास्ते पर एक गौरवान्वित होने की स्थिति हमारे में निर्मित होती है और हम ज्ञानार्जन के लिए सरल हो जाते हैं। अब जब ज्ञानार्जन के लिए हम सरल हो जाते हैं तो हम जिज्ञासाओं को व्यक्त कर पाने की स्थिति में रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में समझा हुआ व्यक्ति सहजता से हमारे साथ प्रस्तुत होता है। जैसे उदाहरण के लिए बाबा जी अब सशरीर नहीं हैं, परंतु योगेश भैया जी को व अन्य प्रबोधकों को उनका सानिध्य लाभ मिला, तो मार्गदर्शन का सहजता के साथ ही उनका व्यवहार रहा। व्यवहार के 3 बिंदु हैं। पहला, जीवन ज्ञान, जैसे चेतना विकास का लक्ष्य है मूल्यों की पढ़ाई। हमें यह जांचना होगा कि यह ब्रेन से हो रहा है या हार्मोनल इफेक्ट है, यह ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों से हो रहा है या इससे भिन्न हो रहा है। प्रत्येक क्षण हमें मूल्यों की पढ़ाई में ध्यान रखना होगा। हमारा ध्यान जीवन ज्ञान के साथ साथ अस्तित्व दर्शन ज्ञान की तरफ होना भी जरूरी है। अस्तित्व दर्शन ज्ञान में मूल्यों की पढ़ाई से हमें
अस्तित्व जैसा है वैसा देखने की प्रेरणा आ रही है। तीसरा बिंदु है मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। इस प्रकार मूल्यों की पढ़ाई से हमें तीनों ज्ञान इंगित हो रहे हैं। अब यदि मूल्यों की पढ़ाई को संवेदनाओं के व्यवहार से जोड़ें तो वह जुड़ता नहीं। योगेश भैया जी ने बताया कि यदि हम यथास्थिति सहज स्वयं में विश्वास करें तो यह कहाँ होगा, जीवन में होगा या शरीर में होगा। हमें स्वयं में जांचने की जरूरत है। जो श्रेष्ठता का सम्मान है यह चेतना के विकास पर है। एक व्यक्ति की चेतना के स्तर की जो प्रगति है उसको यदि हम देख पाते हैं तो हम सहज होंगे। देख पाने का अर्थ पहचानने से है। अभी तक जो श्रेष्ठता की समीक्षा हुई है धन और पद के आधार पर हुई है। प्रमाण रूप में जितना काम जीवन स्तर पर हुआ है, यानी मन वृत्ति चित्त बुद्धि के स्तर पर जो काम हुआ है, यह काम यदि हम कर लेते हैं तो बाबा जी हमें विश्वास दिला रहे हैं कि हम सहज होंगे। संवेदनाओं से व्यक्ति या तो सुखी दुखी होगा या विषयी केंद्रित होगा या कुंठित होगा। हमें प्रत्येक मूल्य के अध्ययन में तीन ज्ञान को मौलिक रूप में ध्यान देना होगा। अस्तित्व के नियमों को समझना होगा और आचरण पर काम करना होगा। इसी अर्थ में शिष्टता है। हमें अपनी अपेक्षाओं को संयत करना होगा। जैसे प्रिय हित लाभ के स्थान पर न्याय धर्म सत्य की ओर उन्मुख होना होगा। अभी हमारा ध्यान संवेदनाओं से सुखी होने पर है तो यह तृप्तिदायक नहीं होगा। अभी कई तरह के दबाव भी आ जाते हैं, जैसे सामाजिकता का दबाव, व्यवस्था का दबाव, शासन व्यवस्था है। एक सूत्र भी है, जहां शासन है वहां व्यवस्था नहीं, जहां व्यवस्था है वहां शासन नहीं। तो सुविधा संग्रह में हम जी रहे हैं तो अपना भी विश्वास अंदर से डगमगा जाता है। वह भी एक दबाव है। यदि हम अपनी संतान को सर्वतोमुखी समाधान के अर्थ में पोषण संरक्षण कर पाए तो उस स्थिति में हमसे सहजता के अभ्यास बनेंगे। और यदि हम प्रिय हित लाभ की अपेक्षा कर रहे हैं तो हम अपनी संतान से खुद ही दबाव में हैं। धीरे धीरे हमारी भीतर की परतें इन मूल्यों की दवाई से खुलती हैं। हमारे आवरण गहरे हैं परंतु प्रगति की स्थिति तो बनेगी। हमें व्यवहाराभ्यास पर ध्यान देने की जरूरत है। चाहते सभी शुभ हैं परंतु रास्ता नहीं दिखने के कारण हम असहज हो जाते हैं और मन की स्थिति हमारी बिगड़ने लगती है। संवेदनाएं उत्साह नहीं जगा पाती। न्याय धर्म सत्य यह मानव की स्वाभाविक अपेक्षाएं हैं। इन अपेक्षाओं पर यदि हम काम करें तो हमारा इनसे उत्साह बनता है और ऐसे उत्साह के लिए हमें व्यवहाराभ्यास की जरूरत है। एक दूसरे से हमें प्रेरणा मिलती है, श्रेष्ठता का अभ्यास देखने को मिलता है। बाबा जी ने बार बार संवाद में कई जगह लिखा है कि मनन के लिए हम एकत्रित हों। जब मनन के लिए हम एकत्रित होंगे तब तर्क समाप्त हो जाता है। जीवन तत्व और आचरण को देखने के अभ्यास हम में तीव्र हो, मूल्यों की स्पष्टता हो। अभी हमारी शिक्षा में जीवन मूल्य, मानव मूल्य, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य नहीं है। इनकी परंपरा और प्रमाण भी नहीं है। अभी ये शब्द रूप में है परंतु बाबा जी ने इनके निश्चित अर्थ और वास्तविकता बताकर प्रमाणित कर दिया है। बाबा जी ने 3 स्थितियों में अपनी प्रस्तुति दी है, ज्ञानी, अज्ञानी और विज्ञानी के लिए। यदि हमें ऐसा लगता है कि हमें ज्ञान हो गया तो बाबा जी कहते हैं ठीक है प्रमाण दो। तो प्रमाण तो यही है, मूल्य। तो ज्ञानी के लिए मध्यस्थ दर्शन में प्रमाणों का अनुसंधान प्रस्तुत है। हमें अपने ज्ञान को पहचानने के लिए और अपनी स्थिति को अच्छे से जांचना होगा। जैसे विज्ञानी व्यक्ति के पास विवेक का अभाव है और यदि उसका तर्क विकसित हो गया तो तर्क संगति के लिए विवेक की आवश्यकता होती है। मध्यस्थ दर्शन में ज्ञान विवेक विज्ञान रूपी समझदारी का कंटेंट है। इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर हैं।
इसलिए बाबा जी ने प्रश्न मुक्ति अभियान ऐसा नामकरण दिया। ज्ञानी के प्रश्न प्रमाण से संबंधित आएंगे, विज्ञानी के सूक्ष्मता से, और अज्ञानी के प्रश्न समझदारी से जुड़कर। इस प्रकार बाबा जी ने सभी के उत्तर देने का प्रयास किया और प्रमाणित किया। इसीलिए उन्होंने नाम दिया समाधान। योगेश भैया जी ने उत्साह बनाए रखने के लिए दीर्घावधि अभ्यास की बात कही। उन्होंने बताया कि हमारा कार्यक्रम सटीक होना होगा, तभी हमारा उत्साह बनता है। यदि कार्यक्रम सारा संवेदनाओं का है तो कार्यक्रम का मतलब है हमारी दिनचर्या। जैसे हम प्राणों की स्थिति है वह विरचना की ओर है, और जो कॉम्प्लेक्स है जिसके माध्यम से अभी जीवन व्यक्त होता है वह है ब्रेन यानी मेधस। अभी हम यदि जीवन की दृष्टि से, जीवन ऊर्जा से यदि काम करने का अभ्यास करते हैं और मिनट टू मिनट यदि हमारा प्रोग्राम है, तो उस स्थिति में उत्साह हमारा सारा दिन बनाए हम रख सकते हैं। तो हमें कड़ियों से कड़ियां यानी पद्धति और प्रणाली को जोड़ना होगा। अभी हमें संवेदनाओं का अभ्यास है और उसमें सुविधा संग्रह अपेक्षाओं का ताना बाना है। अभी कोई जज ही नहीं कर पाता कि ये जो कार्यक्रम है उनसे उसको क्या मिला। उनको तो संवेदनाओं की अपेक्षा है। जिस क्षण पता चलेगा कि उससे ऊपर का यह कंटेंट है, तो वह स्वयं उस उत्साह को नहीं बना पाए, लेकिन कम से कम वह व्यक्ति विरोध की स्थिति में नहीं होंगे। यह मिनिमम स्थिति है। योगेश भैया जी ने बताया कि हमारा समय ओवर थिंकिंग में जाता है और जाया जाता है। तमाम तमाम प्रकार की अपेक्षाओं के जंजाल हमारी मानसिकता में है, इसलिए हम कार्यक्रमों की सेटिंग नहीं कर पाते या निश्चित नहीं कर पाते। यह स्वयं में किया जाने वाला अभ्यास है, कंसिस्टेंसी और कॉन्टिन्यूटी का। यह एक ऐसा कार्यक्रम है, इसमें यदि हमने संवेदनाओं को जगह दी तो इसका मतलब उत्साह ठंडा होगा। एक उदाहरण भी योगेश भैया जी ने दिया कि यदि सब्जी अच्छी बनी है तो तत्काल अपेक्षा रहता है कि दूसरे बताएं कि सब्जी कैसे अच्छी बनी, पौष्टिकता कितनी है, आदि आदि। इसकी चर्चा परिवार में अगर नहीं है तो हमें अपने कार्यक्रमों को पुनर्विचार करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को यदि लगता है कि मेरा कार्यक्रम मूल्यों के आधार पर है, तभी चेतना विकास की बात हो सकती है। अभी जितनी भी शरीर यात्रा बची है, उस यात्रा का प्लान होना, योजना होना जरूरी है कि अभी ये यात्रा कौन से लक्ष्य की ओर समर्पित हो। यदि हम समझा नहीं पा रहे हैं तो हमें इसमें अपनी अक्षमता स्वीकारनी होगी। इससे ज्यादा चैलेंज क्या होगा। सबसे बड़ी बात कि हमें समझना होगा, इस जगह पर हमें आना होगा तथा अपने अभ्यास और कार्यक्रमों को जांचना होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नमस्कार नमस्कार, बहुत अच्छा। थैंक यू तो भैया जी। जी, पिछले सप्ताह में यदि कोई प्रश्न आपके मन में हो तो पहले अपन लोग प्रश्न कर लेंगे और फिर आगे श्रद्धा मूल्य, प्रेम मूल्य, विश्वास मूल्य, इन स्थापित मूल्यों के शिष्ट मूल्यों पर बात करेंगे। पिछले सप्ताह के कुछ प्रश्न होंगे तो रखिए। भैया जी नमस्ते। हाँ नमस्ते दीदी। मैं पूछ सकती हूँ? हाँ जी। जैसे भैया जी अभी आप हमें बता रहे हैं शिष्ट मूल्य और स्थापित मूल्यों के बारे में, तो एक क्यूरियोसिटी मेरे अंदर है कि जैसे स्थापित मूल्य हैं तो ये ईर्ष्या, द्वेष, इसका जन्म कैसे हुआ? ये मुझे क्यूरियोसिटी है। इसका भी तो कोई जन्म होगा, इसका मतलब ये फिर अगर स्थापित मूल्य तो फिर ये इतना कैसे पनपती है? हाँ, अच्छा अच्छा प्रश्न है।
तो स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, वस्तु मूल्य, ये जो स्थितियां हैं ये जागृत परंपरा की स्थितियां हैं। अभी जो प्रचलित परंपरा है उसमें इस प्रकार की अपेक्षा है। अभी ये स्थापित नहीं है ये मूल्य। अपेक्षा होना और मूल्यों की स्थापना होना, ये हमें अच्छे से समझना होगा। अभी की प्रचलित परंपरा में अपेक्षा है। स्थिति कैसी है? इन अपेक्षाओं की पृष्ठभूमि अभी ऐसी स्थिति है कि गलती करने का अधिकार भी है इस परंपरा में। तो जहां गलती करने का अधिकार है वहां ये ईर्ष्या द्वेष तो पनपेंगे। आवाज स्लो आ रही है, देखिए। ठीक आ रही है भैया जी, हमें तो कोई आवाज दिक्कत। ठीक है? आवाज ठीक है? ठीक है। ओके ओके। तो स्लो आ रहा है। अब ठीक आ रही है? संध्या दीदी का मैसेज है। ओके, भैया बेटर है। हाँ जी भैया जी। बेटर है। बस। ओके। हाँ, तो देखिए बड़ा अच्छा पॉइंट है। तो ऐसे छोटे छोटे मुद्दे पढ़ते समय हमें ऐसा लगा कि स्थापित मूल्य का मतलब ये है। अपेक्षा तो हमारी यही है ना कि ये मूल्य स्थापित हों। अभी ऐसे मूल्यों के प्रति हमारी अपेक्षा है और साथ में अपेक्षा का मतलब हम ऐसे ले सकते हैं कि सही का अवसर है, पर साथ में गलती का अधिकार भी है। इस पर ध्यान जाता है? जी भैया जी। तो फिर क्या करें? इन अपेक्षाओं को क्या किया जाए? तो स्थापित कैसे होगा, इस पर थोड़ा सा प्रकाश कीजिए। कुछ कनेक्ट कर पाएंगे? हाँ जी भैया जी, समझ आ रहा है कि हम बात बहुत हायर उसकी कर रहे हैं, पर अभी प्रचलन में है नहीं, मतलब अपेक्षा है हमारी। हाँ, जैसे हम मानव चेतना की बात कर रहे हैं तो अभी मानव चेतना के धरातल पर अभी नहीं है, पर पहुंचना है कि नहीं? जी, पहुंचना है। तो पहुंचने के लिए क्या करें? योगेश भैया जी का माइक शायद ऑफ आ रहा है। हाँ हाँ, तो पहुंचने के लिए क्या किया जाए? आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश कीजिए। पहुंचने के लिए वही, पहले इनको समझा जाए मूल्यों को, फिर उसका अभ्यास किया जाए, जो आप बता रहे हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा। अब हम धीरे धीरे उसका एक क्रम जोड़ते हैं कि हम मूल्यों का अभ्यास किया जाए। इस अभ्यास का फल परिणाम कैसा देखते हैं, उस पर प्रकाश कीजिए। फल परिणाम तो वही होगा, जागृति पथ की ओर अग्रसर होंगे। सही है।
तो जागृति पथ पर जो अग्रसर हम होंगे तो वो कैसे कैसे हमको दिखेगा, उसके माइलस्टोन क्या लगते हैं, क्या होने लगेगा? माइलस्टोन ये लगेंगे कि समाधान संपन्न हो जाएंगे और सुख की ओर समाधानित होंगे तो सुख की ओर अग्रसर होंगे। फिर वो जो सुख शांति संतोष आनंद वो मिलेगा, जीवन मूल्य और मतलब मानव मूल्य और जीवन मूल्य की ओर अग्रसर होंगे। बहुत ही अच्छा। ये कहाँ दिखेगा, ये जीवन में। माइलस्टोन कहाँ कहाँ देख पाएंगे? जीवन में। ओके, जीवन में देख पाएंगे। और संबंधों में, मूल्यों को तो संबंधों में ही देख पाएंगे। बहुत ही अच्छा, जीवन में देख पाएंगे, संबंधों में देख पाएंगे, और आगे और कहाँ दिखेगा? फिर जब संबंधों में देखेंगे पहले तो स्वयं के प्रति विश्वास होगा, फिर परिवार में होगा, फिर समाज में होगा, फिर राष्ट्र, ऐसे करके अखंड समाज बन जाएगा। बहुत ही अच्छा। तो जैसे व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र, है ना, ये सभी स्थितियां हैं, जी इतनी सूचना जी आपको है। ये जी। ये सभी सूचनाएं एक साथ कहाँ दिखेंगी, हम आश्वस्त हों? एक साथ तो सब, फिर अखंड समाज बन जाएगा तो यूनिवर्सल मतलब पूरे अस्तित्व में ही दिखेंगे ना भैया जी। बढ़िया, ये सही है कि अखंड समाज और हमें ये दिखेगा, परंतु अभी हमें ऐसा विजुअलाइजेशन करना है कि हमें इन सब पर एक साथ हम लोग काम कर रहे हैं, हम योगदान कर रहे हैं, ऐसा हमारे में भाव निरंतर बना रहे। वो स्थिति कौन सी? भाव निरंतर बना रहे तो मतलब कि हर समय जो ये मन वृत्ति चित्त वाली बात, साक्षात्कार की बात कर रहे हैं। खूब बढ़िया। तो इसको बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। इसको अपने को सोचना होगा। बता भी आप अच्छे से रहे। तो देखिए क्या ऐसा दिखता है कि मन वृत्ति चित्त, ये हम सात्विक भाग है, यानी जीवन रूप में, हम्म। है कि नहीं? और इसका जो व्यवहारिक भाग है उसकी काफी हमें डिटेल अभी आवश्यक है। जैसे व्यवहारिक भाग में, जैसा आपने सही कहा कि एक मानव के रूप में हमारा ध्यान बना रहेगा व्यवहार में, हम्म। और ये जो हमारा ध्यान बना रहेगा उसके लिए जो आवश्यक है वो अभ्यास केंद्र कहिए, उसको हम शिक्षा व्यवस्था कह रहे हाँ जी, शिक्षा व्यवस्था चेतना, हैं। ये जो हाँ, आप बार बार चेतना की बात करते हैं, चेतना मूल्य शिक्षा। तो हम अभी के प्रचलित परंपरा में यदि हम काम करना चाहेंगे तो हमें बारंबार प्रचलित शिक्षा व्यवस्था के मानवीकरण पर अपने को ध्यान देना होगा। जी तो भैया जी। प्रचलित, है ना, तो प्रचलित शिक्षा व्यवस्था के मानवीकरण पर हमारा योगदान प्रारंभ होने से हमें एक साथ संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था के अभ्यास स्पष्ट होने लगेंगे, और उस स्थिति में हम स्थापित मूल्यों पर विश्वास कर पाएंगे। तो स्थापित मूल्यों पर विश्वास करने का मतलब है शिक्षा के मानवीकरण के माध्यम से हम स्थापित संबंधों की चर्चा शिक्षा की वस्तु में ले आएंगे। शिक्षा में स्थापित संबंधों के कंटेंट ले आएंगे, और उन कंटेंट में हम स्वयं, विद्यार्थी, अभिभावक, समाज, ये एक, हम सभी, हम जहां जहां भी हैं, तब हम इसको सार्वभौम रूप में देख पाएंगे। अभी जैसे अपने गोष्ठी में कितने राज्यों से लोग जुड़े हैं,
यही अपनी इस 10 वर्षीय पठन गोष्ठी का मुझे लगता है एक सेंट्रल आइडिया है कि हम अक्रॉस स्टेट्स सभी जगहों पर काम करके जो सिमिलैरिटीज है, जो साम्यताएं हैं, उन साम्यताओं को चर्चा में लेके आएंगे और उन साम्यताओं के साथ जो स्थापित संबंध हैं, उन स्थापित संबंधों में जो मूल्य हैं, इन मूल्यों के बारे में साम्यताएं हमको स्पष्ट होने से ये विश्वास होने लगेगा कि स्थापित संबंध हैं और उनमें स्थापित मूल्य हैं। अब जब ये विश्वास होने लगेगा तो फिर जो अनावश्यकीय प्रवृत्तियां हैं हमारे में, ईर्ष्या, द्वेष, इसका परिमार्जन करना होगा। ऐसे इसके चरण होते हैं। तो जैसे जैसे प्रवृत्तियों का परिमार्जन होगा, अच्छा, प्रवृत्तियों के परिमार्जन के लिए प्रेरणा क्या है? तो प्रवृत्तियों के परिमार्जन के लिए प्रेरणा स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, वस्तु मूल्य के रूप में हमें सतत मिलती रहती है। इसलिए जो चिंतन अभ्यास है अनुभव की रोशनी में, ऐसे चिंतन अभ्यास में हम मूल्यों की शिक्षा ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में पहचान पा रहे। ऐसी प्रेरणा पाकर हमारे में हमारी प्रवृत्तियों का परिमार्जन, जो ईर्ष्या द्वेष से ग्रसित हैं, ये एक एक व्यक्ति में होने लगेगा और जिनमें ये प्रवृत्ति परिमार्जन होंगे वही व्यक्ति स्रोत व्यक्ति कहलाएंगे, प्रेरक कहलाएंगे, जहां जहां पर वे इस प्रकार के अभ्यास प्रारंभ करेंगे। और उनके साथ जो अन्य बंधु भगिनी इस शिक्षा के योगदान में काम करेंगे, उनमें यह देखने को मिलेगा कि उनको भी प्रेरणा हो रही है। इस प्रकार से इन मूल्यों का होना, यानी स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, वस्तु मूल्य, इन मूल्यों का होना हमें सार्वभौमिक रूप में और प्रखर होते जाएगा। तो होता क्या है कि जैसे हमें प्रेरणा हुई इन मूल्यों के पढ़ाई से, इनकी डिटेल पढ़ाई से हमें प्रेरणा हुई, तो इन प्रेरणाओं से हम जिम्मेदारियों को स्वीकारने लग जाएंगे। और जैसे ही हम जिम्मेदारियों को स्वीकारते हैं, हमारे में पात्रता विकास की क्रिया शुरू होती है। पात्रता विकास, और इन मूल्यों के आधार पर, यानी मौलिकताओं के आधार पर जो व्यवहार हमें बाबा जी ने दर्शन, वाद और शास्त्र में जो व्यवहार स्पष्ट किए हैं, उन व्यवहारों को हम अभ्यास में ले आएंगे। और ये व्यवहार अभ्यास ही कहलाएगा हमारी योग्यता। तो इस प्रकार से हम अपनी पात्रताओं को विकसित करते हुए और योग्यताओं को विकसित करते हुए स्पर्धा की जगह पर हम पूरकता की प्रवृत्तियों को विकसित करेंगे। और जैसे जैसे ये पूरकता, उपयोगिता की प्रवृत्ति हमारे में विकसित होगी, वैसे वैसे आगे साक्षात्कार बोध अनुभव की ओर हमारा गति होने लगेगा, जिसको हम अध्ययन कह रहे हैं। और एक अर्थ में जागरूक व्यक्ति के अनुभव की रोशनी प्रेरणा के रूप में हमें आती है,
तो ये जो प्रेरणा है ये उनके द्वारा अनुभूत मूल्यों का और इन मूल्यमयता के आधार पर जो व्यवहार उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है, ये व्यवहार हमारे लिए रोशनी का या रास्ते का काम करेंगे। और फिर जागरूक होना यानी अनुभव होना, क्रियापूर्ण होना, आचरण पूर्ण होना, ऐसी स्थिति में हमें इन सभी मूल्यों का अनुभव होने से हमारे में भी वही व्यवहार आने लगेंगे जो व्यवहार जागरूक व्यक्ति हमें मार्गदर्शन दे गए। तो मुझे लग रहा है कि इस प्रकार का एक प्रक्रिया हमारे में होगा। तो आश्वस्ति हमें मूल्यों की पढ़ाई से आश्वस्ति ये होती है कि ये मूल्य होते हैं और ये हमारी मानसिकता को स्थिर करते हैं। उस स्थिति में हम संबंधों की पहचान व्यवस्थित करने लगते हैं और ऐसी पहचान के आधार पर हमारे व्यवहार विचारों से नियंत्रित होने लगते हैं, जिसको हम संवेदनाओं का नियंत्रण कह रहे हैं। मुझे लगता है कि जो ईर्ष्या द्वेष पनपने का मुख्य कारण है, एक तो प्रेरणा का स्रोत नहीं होना, इसलिए ये पनपता है। और जहां मूल्यों से प्रेरणा हमें बनने लगी, वहां हम ईर्ष्या द्वेष पनपने के जो प्रवृत्तियां हैं, ये प्रवृत्तियां हमेशा बंद होने के लिए काम करते हैं। वही प्रवृत्ति परिमार्जन है, उसी को हम कहेंगे गुणात्मक परिवर्तन। ये कनेक्ट हो रहा है? जी भैया जी, बहुत अच्छी तरह हो रहा है, क्योंकि अभी जैसे आप बता रहे हैं ना, तो बहुत बारीकी से ध्यान जा रहा है और अंदर भी कुछ कुछ घटता है। तो क्योंकि जब वो मेल नहीं खाता बाहर के वातावरण से, तो थोड़ी परेशानी भी महसूस होती है, क्योंकि बाहर तो अभी वातावरण ऐसा है नहीं। तो अपने को ही ज्यादा मुझे लगता है ऐसे परेशानी सी होती है। बहुत बढ़िया। बाहर के वातावरण का दीदी दबाव तब तक रहेगा, देखिए अब ये हम्म। थोड़ा व्यवहारिक चर्चा है, जब तक जी। हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। जी। बाहर के वातावरण की जिम्मेदारी किसकी? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? हमें ही लेनी पड़ेगी। ऐसे ही तो जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हम कौन से मानव कहलाएंगे? और इसमें तो देव मानव दिव्य मानव है, तो नहीं अभी तो नहीं, हम अभी भ्रमित, अभी मतलब अभी तो भ्रमित मानव है, फिर समझदार मानव बनेंगे। भ्रमित में से हम कौन से मानव कहलाएंगे? जब हम जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं उसको हम कहेंगे यही संवेदनशील मानव हम्म। है ना, जिनकी संवेदनाएं जागरूक होने लगी हैं। जब हम ऐसे बाहरी वातावरण या जो भी अमानवीय कृत्य, अमानवीय वातावरण देखते हैं, तो परेशान होना है या जिम्मेदारी लेनी है? क्या ठीक है? जिम्मेदारी, जिम्मेदारी लेनी है। अभी कैसा हो रहा है? अभी तो परेशान से हो जाते हैं। बिल्कुल परेशान हो रहे, बहुत सम्मानजनक भाषा है। परेशान हो रहे इसका मतलब हमारे में भी वही है, इसलिए हम्म। परेशान हो, हम्म। है कि नहीं? अगर यदि हम जिम्मेदारी ले, भैया जी का माइक ऑफ हो गया। ऐसा ठीक है ना? थोड़ा सा कट गया था भैया जी, ऑफ हो गया था ना आपका। हाँ हाँ, कि हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हम तैयार हो रहे हैं कि हमारी प्रवृत्तियों के परिमार्जन के लिए हम तैयार हो रहे हैं।
यानी हमें एक प्रकार से जो दोष हैं हमारी अभी मानसिकता में, उन दोषों का हमें पता लग गया। अब दोष निवारण के लिए काम करेंगे तो जिम्मेदार होंगे। तो परेशान होना, दबाव में आना, शिकायतें होना, अपने में आवेश उत्पन्न होना, ये एक तरह से संवेदना से सुखी न हो पाने के कारण है। क्योंकि अभी तक का अभ्यास संवेदनाओं से सुखी होने का है। संवेदनशील होने का मतलब है कि ये सब मुझ में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसका शोध होना। तो फिर हम उसके पॉइंट्स या मुद्दे तैयार करते हैं। और ये जो मूल्यों की पढ़ाई है, बेसिकली ये हमें जो जंजाल अभी हमारे विचारों में है उससे निकलकर एक एक करके मुद्दे हम लोग निश्चित कर रहे हैं, और इन मुद्दों को हल करना, यही अध्ययन बिंदु है। तो अध्ययन बिंदु, ये हमारे लिए मुद्दे बाबा जी ने सॉर्टिंग करके दिए हैं, परंतु विस्तार से चर्चा करके, अपनी स्थितियों की चर्चा करके, ये मुद्दे हमारे हैं कि नहीं, ये जांच हमारी चल रही है। तो इसलिए ये जो जीवन मूल्य या एक मूल्यों का मुद्दा है, इस मुद्दे की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि मेरी स्वीकृतियां ही मेरा वातावरण है। तो जिम्मेदार होते हैं तो हम स्वीकार करते हैं, और ऐसी स्वीकार्यता से हम अपने वातावरण को बनाए रखते हैं। क्या चीज की स्वीकार्यता? अब समझ में आ रहा है कि समाज में स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, वस्तु मूल्य, ये सामाजिक मूल्य बने रहे, ये स्वीकार्यता है। और ऐसी स्वीकार्यता के लिए शिक्षा का मानवीकरण होना, उसके लिए हम जिम्मेदार हो रहे, उसकी जिम्मेदारी स्वीकार रहे। तो इसके लिए हम पात्रता विकसित कर रहे हैं, और साथ साथ हमारी योग्यता भी विकसित कर रहे हैं, और फलन में हमें हमारी प्रवृत्तियों के परिमार्जन मिल रहा है। फलस्वरूप हम एक साथ समाधानित भी हो रहे हैं, और साथ साथ हम उपकारी भी हो रहे हैं शिक्षा के मानवीयकरण के प्रयास में। इस प्रकार से ये एक व्यावहारिक रास्ता विकल्प रूप में हमको समझ में आ रहा है। अब कनेक्ट हो रहा है ना अच्छे से? हाँ जी भैया जी, बहुत बढ़िया हो रहा है, क्योंकि ये ना मुझे लग रहा है एक्सपीरियंशियल भी है, अंदर भी बहुत कुछ घट रहा है, ऐसे लगातार पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसा मुझे ध्यान जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। और ये जो हो रहा है, ये प्रभाव आते हैं, इस प्रकार की हम्म। चर्चा से ना प्रभाव आते हैं। अब इन प्रभावों को निरीक्षण पूर्वक पहचानना होता है। यही स्वनिरीक्षण है। यदि हम इन प्रभावों को पहचान नहीं पाए, क्योंकि इसके पहले के प्रभाव है जो पूर्व स्मृति के रूप में कुछ प्रभाव हैं, हम्म। हमारे कुछ पूर्वाग्रहों के प्रभाव है, और हमारा कुछ पूर्वाभ्यास के प्रभाव है। तो इन प्रभावों प्रभावों के कॉन्फ्लिक्ट है, ये द्वंद्व है। अब इसमें चिंतन अभ्यास का जो प्रभाव आता है, ये प्रभाव बलवान रहता है, ये बलशाली भी है, और साथ में ये प्रभाव सुखदायी है। तो जो सुखदायी प्रभाव है, उसको हम इच्छा विचार आशा की जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों से इन प्रभावों को हम स्थिर करने का प्रयास करते। इसी अर्थ में शक्ति जागरण है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अभी भी हमारे में
प्रभाव हैं, पहले के प्रभाव हैं, इसका मतलब वो आवरण अभी कड़े हैं, कठोर हैं। और इस प्रकार के जो अभ्यास है, फिर ये अभ्यास हम तक पहुंच नहीं रहे हैं, उसका कोई परिणाम नहीं हो रहा है, हमारे में परिणाम नहीं आ रहा। इसका मतलब हमारे आवरण अभी कड़े हैं, टफ हैं। यानी व्यवहार रूप में हमारे जो स्टैंड हैं, वो स्टैंड काफी हार्ड स्टैंड है। इसलिए केवल शुभ की चाहना से काम नहीं बनेगा। ऐसी स्थिति में शुभेच्छा होना होगा, इच्छा होनी होगी। ये स्पष्ट हो रहा है ना? जी जी भैया जी, बहुत स्पष्ट हो रहा है। बढ़िया। अब यदि ये हमारे सभी में इस प्रकार का परिणाम आ रहा है, तो फिर हम कौन से प्रभाव हमारे लिए सुखदाई हैं, ऐसे प्रभावों को हम स्वनिरीक्षण में लेते हैं। और उनमें, इन प्रभावों में, इस स्वनिरीक्षण में दरअसल में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, ये चेतना विकास की जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं को चालित करने के लिए हमारा शक्ति नियोजन शुरू होता है। इस प्रकार से चेतना विकास का काम शुरू होने से मूल्य शिक्षा प्रभावी होने लगती है। तो जब तक ऐसे प्रभावों को, चाहे छोटा बच्चा हो या युवा हो या हम जैसे प्रौढ़ हो या वृद्धावस्था के भी लोग हों, हर एक को, इसमें किसी को छूट नहीं कि कोई किसी अवस्था में पहुंच गया है तो उनको कोई कोई किसी प्रकार की राहत है। सभी में एक ही विधि है, चेतना विकास। इसलिए समझने की कोई आयु नहीं होती, आयु सीमा है प्रमाणित करने की। किसी भी आयु में व्यक्ति समझ सकता है। अभी हम प्रौढ़ावस्था के व्यक्ति, अभी शरीर आयु थोड़ा सा बचा हुआ है, तो कुछ प्रमाण हमसे हो सकेंगे, पर हम समझेंगे पूरा इस विश्वास के साथ, जो शरीर यात्रा शेष है, उस शरीर यात्रा में जितना प्रमाण हमारा हो पाए, उतने प्रमाणों के संस्कार हमारे साथ रहेंगे। इसीलिए ये जो कार्यक्रम का निश्चिति, दिनचर्या की निश्चिति और उन सब में जिम्मेदारी लेना या जिम्मेदार होना, यह एक अभ्यास समझ में आ रहा है। ऐसा मैं तो स्वीकार करके चल रहा हूं। देखिए, आप सब भी जांच करके देखिए कि क्या ऐसे जिम्मेदार होने से हमारे में ये जो प्रभाव है, ये जो परिणाम है, ये स्थिर होने में यदि सहायता होती है, तो जो जिम्मेदारी अभी हम सब पर प्रमुख रूप से है, जो इंगित भी किया है बाबा जी ने, वो है शिक्षा, मानवीय शिक्षा के लिए जिम्मेदार होना। क्योंकि जिस प्रकार से अभी हम प्रचलित परंपरा को देख रहे हैं, पेट भरने के जुगाड़ काफी हो गए, मन भरने के प्रयास लगभग निरंक हैं, शून्य हैं। और इसलिए जो अभी आपने चर्चा किया, ईर्ष्या, द्वेष, या अगर हम व्यवहार्य भाषा में कहें तो मानव तक पहुंचना बहुत कठिन हो गया है। एक छत में, एक छत के नीचे रह रहे हैं परिवार जन ही, एक परिवार सदस्य अपने ही परिवार के दूसरे सदस्य तक पहुंचने में टाइम लग रहा है। और कभी कभी तो ऐसा थकान महसूस होता है कि हम पहुंच नहीं पा रहे, ना दूसरा हमको पहुंच पा रहा है, ना हम किसी को पहुंच पा रहे। जबकि एक छत के नीचे रहने वाले
परिवार सदस्यों की अगर ये स्थिति है तो फिर पड़ोसी तो कितना दूर है। पड़ोसी दूर है तो मोहल्ला कितना दूर हो गया। मोहल्ला दूर है तो एक गांव या शहर कितना दूर है। फिर राष्ट्र और अंतरराष्ट्र, ये तो फिर कल्पनातीत जैसी स्थिति है। इसलिए जो सर्वाधिक आज की जो आवश्यकता समझ में आ रही है वो चेतना विकास मूल्य शिक्षा के लिए एक स्रोत या प्रेरक व्यक्ति के रूप में अपने आप को तैयार करते हुए प्रत्येक हमारे राज्य हैं, इन राज्यों में हम लोग एक एक स्रोत व्यक्ति के रूप में और लोगों को तैयार करते हैं। मुझे लगता है यही शिक्षा का मानवीकरण के, शिक्षा का लोक व्यापीकरण भी है। मानवीय शिक्षा का लोक व्यापीकरण ही अब तो मुझे एक स्पष्ट कार्यक्रम का स्वरूप समझ में आ रहा है। और उसके लिए जैसे हमने 2-3 सप्ताह पहले बात किया था कि ये जो कंटेंट हम लोग सुन रहे हैं, या मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि इस कंटेंट को हम पाठ्य वस्तु के रूप में डेवलप करने का प्रयास करते हैं। और यथावकाश हमें ऐसे अवसर भी उपलब्ध होंगे या हैं भी कि हम जहां जहां भी शिक्षा संस्थान तैयार होंगे इस शिक्षा को लागू करने के लिए हमारे पास एक ऊर्जावान, प्रामाणिक, लगनशील, संवेदनशील, अध्ययनशील, उपकारशील ऐसे बंधु भगिनियों का एक स्वयंस्फूर्त काम करने वाला एक समूह के रूप में मैं इन गोष्ठियों को देख रहा हूं। अभी यहाँ एक छोटा सा कैंप चल रहा है बच्चों का, लगभग 50-52 बच्चे हैं और जितने बंधु भगिनी इसमें जुड़े हैं बड़े लगन से इन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। और जितनी उनकी प्रवृत्तियों की डिटेल आ रही है उस डिटेल से प्रत्येक बच्चे की मनस्थिति का पता लग रहा है। ये यदि सामान्य कैंप होता तो ये एंटरटेनमेंट में बदल जाता। ऐसे संसार में हजारों बच्चों के कैंप हैं, परंतु इन सभी में व्यक्तिवादिता जबरदस्त है, इसलिए ऐसे कैंप में भीड़ भी है। व्यक्तिवादिता का मतलब है मनमाना ढंग से करने को मिलना। जहां सामाजिकता के आधार पर कोई बच्चों का ही कार्यक्रम हो गया तो जैसा अभी आपने सही पॉइंट आउट किया, इन बच्चों की मानसिकता में जो ईर्ष्या द्वेष हैं ये बाहर आते हैं। तो कार्यक्रम की सफलता में इसको पॉजिटिव ही मानता हूं कि जो भीतर है वो बाहर निकल के आता है, जो अच्छाई है वो भी बाहर निकल के आ रही है। और इन सभी जो अच्छी प्रवृत्तियां, गड़बड़ प्रवृत्तियां, इनको मार्क करना और एक एक बच्चे के लिए कार्यक्रम तैयार करना और उसके लिए हम जिम्मेदार होना। इस प्रकार परिवार में, विद्यालय में काम करते हैं। तो जो बाबा जी ने हमें इंगित किया कि 10-15 वर्ष यदि काम होता है तो आचरण 18 साल के बाद दिखेगा। तो आचरण चिंतन अभ्यास है और ऐसे चिंतन अभ्यास से जो व्यवहार स्पष्ट होते हैं, ऐसे हम व्यवहार अभ्यास से बच्चों के साथ काम करने से उनमें चिंतन अभ्यास या ज्ञान शक्ति जागृत करने का हम प्रयास करते हैं। तो जितने भी बंधु भगिनी इस गोष्ठी में जुड़े हैं, रात में और प्रातःकालीन बेला में भी जो जुड़ते हैं, हम सभी मिलकर चेतना विकास मूल्य शिक्षा के लिए हम अपने आप को एक स्रोत व्यक्ति के रूप में यदि पहचान कर पाए और ये विजन यदि हम लोग सामने रख पाए तो मुझे लगता है कि ये अध्ययन में हमारी प्रवृत्ति परिमार्जन के लिए काफी सारे इनपुट्स मिलने की
संभावना है। आज की उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल अब जो शेष मूल्य हैं उन मूल्यों की पढ़ाई को प्रारंभ करते हैं और 2 मिनट शेष है। यदि आज की इस डिस्कशन से कोई प्रेरणा आपको मिली हो तो उस प्रेरणा की शेयरिंग से हम आज का सत्र समाप्त करते हैं। स्वेच्छा से यदि कोई बंधु भगिनी जो ये विजन हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में यदि कोई शेयर करना चाहते हैं तो स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, काफी क्लैरिटी बनी। धन्यवाद बहुत बहुत। कोई शेयरिंग करना चाहेंगे? हाँ भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते। जी दीदी। हाँ भैया, बहुत क्लिक करा मुझे ये पॉइंट कि मूल्य जो है अभी स्थापित तो हमें नहीं है, अपेक्षा में ही रह गए हैं अभी। अपेक्षा करते हैं, दुख दुख पाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज लगी। जैसे पढ़ के वही बात आपकी बहुत क्लिक करी। मनोवृत्ति अभी तात्विक है, इनकी क्रियाओं के डिटेल्स में जाए स्वयं के अंदर, है ना? तो वही मतलब कुछ बात बनेगी। बहुत क्लिक करी है बात। और शिविरों का भी और समझ में आया कि कैसे किस तरह से मतलब प्रवृत्ति परिमार्जन के लिए हमें इनपुट्स मिलते हैं। उस पर हम और ध्यान दें और काम करें। मेन काम तो अपने अंदर ही होना है। ये बात और समझना है कैसे होगा, ये भी और ध्यान देना कि इन प्रभावों को स्थिर हम करें जो प्रभाव आते हैं। धन्यवाद भैया। जी दीदी धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं कल। जी नमस्ते। धन्यवाद भैया जी, सभी को नमस्ते।